मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं अपने दिल पर पत्थर रखे बैठा था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बच्चा मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो बांझ था। लेकिन अपना ऐब छिपाने के लिए मैं खामोश रहा। जब मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो यह जानने के लिए कि यह किसका बच्चा है, मैंने बच्चे का डीएनए करवाया। लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा और मुझे बीवी से नफरत होने लगी कि वो बच्चा तो मेरा नाम कमलेश है और मैं कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से 3rd डिवीजन से हाई स्कूल पास किया था और उसके बाद आगे तक नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरी जेब मुझे पढ़ाई का चोचला पालने की इजाज़त नहीं देती थी। मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे अच्छी नौकरी मिली हुई थी और मैं इस पर इत्मीनान भी था। मैं कोई खानदानी गरीब या फकीर बाप का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मुझे गरीब करवाने में बड़ा हाथ मेरे पापा का है। जैसी जिंदगी में गुजार रहा था, मेरे बड़े भाई उससे बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा बड़ा भाई, जो कि मुझसे 5 साल बड़ा था, वह यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था और बड़ी बहन, जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे दोनों बहन भाइयों के पास बैंक बैलेंस था, आईफोन था, नए और महंगे कपड़े थे और दोनों के पास अलग अलग स्पोर्ट्स कार थे, जिनमें बैठकर गुरूर से गर्दन अकड़ाए फिरते थे। और एक मैं था जिसके पास फटीचर सी बाइक तक नहीं थी और पैसे बचाने के लिए मैं घर से कंपनी तक चलकर जाया करता था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें 10-15 खानदानों की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ मेरी गुंजाइश नहीं थी। मैं घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जॉब से वापस आने के बाद सैकड़ों काम होते थे जो संजना आंटी ने मेरे लिए छोड़ रखे होते थे, और फिर मैं थका हारा घर के कामों में लग जाया करता था। और इन कामों के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी और बड़े भाई सूरज के पुराने कपड़े मिला करते थे और मैं चुपचाप काम के लिए जाता था। मेरी तनख्वाह 10,000 थी और मेरी कोशिश होती थी कि यह 10,000 में से 9,000 मैं हर महीने बचा ही लिया करूं, क्योंकि मैं सारी जिंदगी तो अपने बहन भाई और संजना आंटी की गुलामी करते हुए नहीं गुजार सकता था। मेरा दिल भी करता था कि छोटा सा हो, लेकिन मेरा अपना घर हो, जहाँ कोई मुझे नौकर कहे, न ही मेरी बेइज्जती करता रहे हर वक्त। और अपने ख्वाब के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था और जमा करते करते भी सालों लग जाने थे। मेरे सर्वेंट क्वार्टर के सामने जो इतनी दूरी पर फैली कोठी थी, इसमें मेरा हिस्सा भी था, लेकिन इस हिस्से को कोई कबूल करने और मुझे देने को तैयार नहीं था और हिस्सा मांगने पर जान से जाने का खतरा भी था। जब मैंने 18वें साल में कदम रखा तो मेरे अंदर के नौजवान को जोश आया कि घर और कारोबार हर चीज में मेरा उतना ही हिस्सा है जितना सूरज भाई और शोभा दीदी का है और मुझे अपना हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने हिस्से की बात संजना आंटी से की तो उन्होंने बुरी तरह से मुझे धुतकार दिया था, लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटा और उन्हें जिद में कह गया कि अगर वो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देंगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा और अदालत तक जाऊंगा। फिर उसी शाम पुलिस ने मुझे सड़क से उठा लिया था और वो सारी रात पुलिस का मार बर्दाश्त करते करते मैं मौत के करीब चला गया था। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर पुलिस के दिए हुए जख्म थे और नीला पड़ चुके थे, क्योंकि मैंने संजना सिंह को धमकी दी थी और वो संजना सिंह जो शहर की जानी मानी बिजनेस वुमेन और सोशल वर्कर थी और जिसकी दी हुई भीख से ही पुलिस वालों की जेबें भरती रहती थी। तो वो कैसे पालतू कुत्ते न बनते और कैसे उसके इशारे पर मुझे बगैर किसी जुर्म के उठा न लेते। अगले दिन मुझे छोड़ दिया गया और पुलिस स्टेशन से निकलते ही मुझमें इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। संजना आंटी ने एक एहसान किया था कि उस दिन कमल लाला, जो हमारे घर के पुराने नौकर थे, उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं तो पुलिस स्टेशन से कदम बाहर रखते ही बेहोश हो गया था, तो कमल लाला ही मुझे उठाकर घर लाए थे और इनकी बीवी ने मेरे मरहम पट्टी कर दी थी। मेरा जोर जोर से टूट रहा था। उस दिन शाम को संजना आंटी मगरूर मुस्कुराहट के साथ मेरे क्वार्टर में आई थी और मेरी हालत देखकर हंसने लगी और कहने लगी, लड़के, तू मुझे धमकी दे रहा था और वो भी इस पुलिस और अदालत की, जिसे मैं जेब में लिए घूमती हूँ। कुछ रुपयों में बिक जाने वालों से मुझे डरा रहे थे। तो कहो अब कैसा महसूस हो रहा है? दिमाग से जवानी का जोश उतरा कि नहीं? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारी टके की भी औकात नहीं है और आए हो तुम संजना सिंह की जायदाद से हिस्सा मांगने। दोबारा हिस्से के बारे में बात करने से पहले भी 100 बार सोचोगे, बल्कि अब तो तुम जायदाद में हिस्सा के बारे में सोचते हुए भी डरोगे। तुम संजना सिंह के नौकर हो और मेरा एहसान मानो कि तुम्हें रहने के लिए मैंने छत दे दी है।
आइंदा औकात में रहना, वरना सच से छत और जिस्म से सांस दोनों छीनने में मुझे 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। वह जैसे मगरूर चाल चलते हुए आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं सच में बहुत डर गया था। मुझे मौत से खौफ आने लगा था और मैं जान गया था कि संजना आंटी से पंगा लेकर मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके नुकसान ही नुकसान है। और इस दिन से 18 साल का लड़का अपने कानून और असलियत जायदाद से दूर हो गया, क्योंकि मुझे अपनी जान से कीमती कुछ नहीं लगा था और संजना आंटी का कोई भरोसा भी नहीं था कि मुझे कब मार डालें। पुलिस वालों ने मेरी टांगों पर डंडों से इतना मारा कि कई दिन तक मैं सही से चल भी नहीं पाता था। कमल लाला मुझे सहारा देकर चलने में मेरी मदद करते थे और रोज शाम को लॉन में मुझे वॉक करवाते ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। एक दिन मैं कमल लाला का सहारा लिए जब लॉन में वॉक कर रहा था तो सूरज भाई की गाड़ी शोर मचाते हुए घर में दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे कि मुझे देखकर रुक गए और सिर से पैर तक मेरा जायजा लेते हुए हंसने लगे थे और फिर बोले थे कि जब बंदा औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे औकात में लाने के लिए यह सब करना पड़ता है ताकि अकल ठिकाने आ सके। कहो तो अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, अगर न आई तो मैं लाऊंगा। मेरी बेइज्जती हर रोज इस घर में हुआ करती थी क्योंकि मैं अनाथ था, ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, और अनाथ की जिंदगी ऐसे ही होती है। संजना आंटी मेरे पापा की सेक्रेटरी हुआ करती थी और फिर मेरे पापा की बीवी बन गई। मेरी मम्मी और पापा ने लव मैरिज की थी और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी थी। हमारा बड़ा सा घर, लाड उठाने वाले पापा और प्यार करने वाली मम्मी। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो पूरी न हुई। मेरी हर ख्वाहिश पापा मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर लिया करते थे। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक से हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा तूफान आ गया। बल्कि तूफान नहीं, क़यामत टूटी थी हम पर और हमें तबाह व बर्बाद कर गई थी। कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जिंदगी अचानक से बदल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। किस्मत इतना बड़ा खेल हमारे साथ खेल सकती थी, और खासकर मैं जिसने अभी दुनिया को समझा भी नहीं था, और मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी? और पापा कहते थे कि सजाएं नहीं होती हैं, ये आजमाइशें होती हैं। और मैं अक्सर सोचा करता था कि 10 साल के बच्चे पर ऐसी कौन सी आजमाइश थी कि उससे उसकी स्वर्ग ही छीन ली गई। आखिर क्यों आई थी आजमाइश जिसने न सर पर आसमान छोड़ा था, न पैरों तले जमीन रहने दी थी। मुझे लगा था मैं बेआसरा और बेसहारा हो गया हूँ, लेकिन फिर पापा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। तूफान उनकी जिंदगी को भी बहाकर ले गई। क़यामत उन पर भी टूटी थी, आसमान उन पर भी टूट कर गिरा था, जमीन उनके पैरों तले से भी निकल गई थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। हम दोनों बाप बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। इस वक्त मैं 12 साल का था और इस वक्त हुआ कुछ यूं कि मम्मी और पापा की शादी की 12वीं सालगिरह थी और उसका फंक्शन घर पर ही किया गया था। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था और मम्मी पापा के मैरिज एनिवर्सरी का सारा इंतजाम किसी शाही इंतजाम से कम नहीं था। शहर भर के लोग फंक्शन में आए थे। हम सब बहुत खुश थे। तालियां और खिलखिलाहटों के बीच केक काटा गया था। मम्मी पापा ने सबसे तारीफें वसूल की और फिर खाने का दौर चला था। मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। वो बार बार मुझे अपने साथ लगा रही थी और चूम रही थी। शायद जो कुछ होने वाला था उससे वो पहले ही महसूस कर चुकी थी। फंक्शन में लोगों की भीड़ और गानों की आवाज जारी था। मेरी मम्मी अस्थमा की मरीज थी। लोगों की भीड़ में उनका सांस घुटने लगता था। वो फंक्शन छोड़कर छत की तरफ चली गईं और अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि एक जोरदार चीख के साथ कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई। सब आवाज की तरफ भागे थे और सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मेरा नन्हा दिल तो कांप उठा था और पापा लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ भागे थे जहां वह खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ देर पहले जो चीख सुनाई दी थी वो मेरी माँ की थी और वो जो आवाज आई थी वो मम्मी के गिरने की थी। मम्मी छत से गिर गई थी और हमारे घर की छत बहुत ऊंची थी, इससे गिरकर बचने के चांस नहीं थे। फंक्शन में से कुछ लोगों ने पापा के साथ मिलकर मम्मी को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे और मैं 10 साल का कमलेश अपनी माँ को यूं खून में डूबा देखकर सदमे में चला गया था। और तब पापा की सेक्रेटरी संजना आंटी ने मुझे गले से लगाया और कमरे में ले गई, मुझे तसल्ली दी और मोहब्बत भरी लोरी सुनाकर सुला दिया था। और फिर मेरी आंखें खुली तो मुझे रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर नीचे आया तो वहाँ मेरी मम्मी कफन में लिपटी हुई थी
और मेरे पापा उनके सिरहाने बैठे रोए जा रहे थे। इस वक्त पापा की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी और अपनी माँ को यूं देखकर मैं जान चुका था कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी है और आज के बाद मैं माँ को कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। काफी दिन तक पापा होशो हवास में नहीं थे और इस दौरान मेरे साथ साथ संजना आंटी साय की तरह रही थी। इस वक्त मैं गहरे सदमे में चला जाता अगर वो मेरा ख्याल भी न रखती। वो सब कुछ भूल भाल कर बस मेरे लिए हमारे घर में रुकी हुई थी। मेरे खाने पीने सोने सबका ख्याल वही रखती थी और साथ में वो कारोबार के मामला भी देख रही थी क्योंकि पापा इस पोजीशन में नहीं थे। संजना आंटी का एक पाँव हमारे घर में था तो एक पाँव अपने घर में और एक पाँव ऑफिस में। इन दिनों वो सारे मामला अकेले संभाल रही थी और उनके माथे पर एक सिकन तक न देखी थी। मैंने और फिर उनकी कोशिशों से पापा भी आखिरकार सदमे से निकल आए थे और संजना आंटी के एहसानमंद थे जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में उनका इतना साथ दिया और मुझे संभाला। मैंने भी पापा से कह दिया था कि अगर मम्मी के बाद संजना आंटी ना होती तो मैं भी मम्मी के पास अब तक जा चुका होता। पापा मेरी बात सुनकर तड़प गए थे और मुझे सीने से लगा लिया था। वो संजना आंटी का जितना भी शुक्र अदा करते कम था और फिर मैं तो हर वक्त संजना आंटी करने लगा। मुझे 24 घंटे उनकी जरूरत रहने लगी थी लेकिन वो हर वक्त मेरे पास नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं उनका आदी सा हो गया। वो मम्मी के बाद मुझे मम्मी जैसी ही लगती थी। वो मेरे स्कूल टीचर से मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आती थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से मजे मजे के खाने बनाकर भेजा करती थी और मुझे तोहफा भी भेजा करती थी। संजना आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं हर वक्त पापा के सामने उनकी तारीफ करने लगता था। मम्मी को मरे हुए 1 साल हो चुका था और इस तरह संजना आंटी ने मुझे माँ का प्यार मिला था। और तभी पापा के एक दोस्त ने पापा को राय दिया कि वह संजना आंटी से शादी कर ले क्योंकि मुझे एक माँ की जरूरत है और मेरे लिए संजना आंटी से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती थी। पापा ने मुझसे पूछा तो मैंने खुशी का इजहार करते हुए पापा को फौरन से संजना आंटी से शादी करने को कहा। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि संजना आंटी हर वक्त मेरे पास रहती और हर वक्त मुझे प्यार करती। लेकिन फिर एक मसला था कि जैसे मैं अपने पापा का बेटा था तो संजना आंटी के भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सूरज जो 16 साल का था और बेटी शोभा 14 साल की थी। संजना आंटी तलाकशुदा थी और जॉब करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी क्योंकि तलाक के बाद उनके माँ बाप ने उन्हें अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस तरह फिर उनकी दूसरी बेटियों की जिंदगी पर भी असर पड़ता। संजना आंटी का तलाकशुदा होना और 2 बच्चों की माँ होना कोई इतनी बड़ी बात तो न थी। थोड़ा सोच विचार के बाद पापा मान गए। संजना आंटी से बात की जिन्होंने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर मेरे बार बार कहने पर वो मान गई और फिर एक दिन वो पापा की बीवी और मेरी माँ बनकर हमारे घर में आ गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सिर्फ माँ ही नहीं मिली थी बल्कि 2 बहन भाई भी मिल गए थे। संजना आंटी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई थी। शुरू शुरू में सूरज भाई और शोभा दीदी खामोश से रहते लेकिन फिर वो भी घुल मिल गए थे। संजना आंटी मुझसे मोहब्बत करती थी और पापा सूरज भाई और शोभा दीदी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे। हमारा घर एक बार फिर स्वर्ग बन चुका था। शायद हमें खुशियाँ रास नहीं आती थी क्योंकि इन खुशी भरी रंगों में एक बार फिर से भंग पड़ चुका था। मेरी जिंदगी एक बार फिर से वापस उसी स्टेज पर जा खड़ी हुई थी जब मम्मी चली गई थी और इस क्यामत के बाद लगता था कि अब कोई क्यामत हमें हिला भी नहीं सकती। लेकिन इस बार जो क्यामत हम पर टूटी थी उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। वह कुछ यूँ था कि जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। संजना आंटी और पापा की शादी को 4 साल हो चुके थे और इन 4 सालों में न मुझे संजना आंटी से कोई शिकायत रही थी न ही पापा को। वो एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी और बेस्ट वर्किंग वुमेन थी। इनके दिल में प्यार ही प्यार था और सबसे ज्यादा प्यार तो मेरे लिए था। मैं उनका लाडला बेटा था। लेकिन फिर एकदम सब कुछ तब बदला जब अचानक से पापा की तबीयत खराब होने लगी थी और एक दिन पापा की तबीयत में मामूली से बदलाव आई और फिर अचानक से उनका देहांत हो गया। मम्मी की मौत की तरह पापा की मौत भी अचानक थी और पापा की मौत ने 7 आसमान सर पर तोड़ डाले थे। मुझे पापा की कही बात याद आई कि कुछ दर्द आजमाइश होते हैं तो क्या आजमाइश के लिए सिर्फ मैं ही चुना गया था? पहले माँ को छीन लिया गया और अब पापा को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं मम्मी की मौत के बाद इस दिन फिर से रोया था और बहुत रोया था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये कि आज मेरे पास संभालने वाला और मेरे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं था। संजना आंटी के दुख को भी मैं समझता था।
उन्होंने भी मेरी तरह दूसरी बार किसी अपने की जुदाई बर्दाश्त की थी। जब मम्मी मरी तो तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा और ज्यादा समझदार हो चुका था। कुछ दिन बाद मैं खुद ही संभल गया और अपने कमरे से निकलकर संजना आंटी के कमरे की तरफ गया था। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता था। इनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उनके कमरे के पास पहुंचकर अंदर से आती आवाज सुनकर रुक गया था। और फिर जो कुछ मैंने सुना और देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, ना मुझे ना पापा को पता चल सका। संजना आंटी के कमरे से सोफे पर टांग रखे बैठे मर्द को मैं पहचान चुका था। इसकी तस्वीर कई बार मैंने शोभा दीदी के पास देख रखी थी। अंदर बैठा वो मर्द शोभा दीदी और सूरज भाई का बाप और संजना आंटी का पहला पति था, जिसने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया और संजना आंटी पर बहुत जुर्म भी करता था। लेकिन वो जैसे उनके साथ बातें कर रही थी, इससे तो वो दोनों महबूब और महबूबा लग रहे थे। और तभी बहुत बड़े बड़े राज का खुलासा हुआ। पहला बड़ा और भयानक राज मेरी माँ की मौत थी। मेरी माँ का मरना हादसा नहीं था, बल्कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। संजना आंटी का, उन्होंने मेरी माँ को छत से धक्का देकर फेंका था और फिर अपनी जुबान में चाशनी घोलकर उनकी जगह ले ली थी। और दूसरा भयानक राज मेरे पापा की मौत थी, और वो मौत नहीं बल्कि कत्ल था। संजना आंटी मेरे पापा को स्लो पॉइजनिंग दे रही थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर पापा मर गए और संजना आंटी ने सारी दौलत हथिया ली जिसके लिए वो आई थी। फिर कुछ दिन होते ही उन्होंने अपने बच्चों के बाप और पहले पति से शादी कर ली और मुझे मेरे आलीशान महल जैसे घर से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में पटक दिया, क्योंकि इससे ज्यादा वह मेरे लाड नहीं उठा सकती थी। जिस मकसद के लिए वो मेरे साथ प्यार का ढोंग रचा रही थी, वो पूरा हो चुका था और अब वो मेरे पापा की मेहनत से बनाई जायदाद की वारिस बन चुकी थी, जिस पर वो अपने बच्चों और पति के साथ राज कर रही थी। और एक मैं, जिसका वो सब कुछ था, नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था और लाडो में पला कमलेश एक गार्ड की नौकरी कर रहा है और जो नौकर थे वो ऐश की जिंदगी जी रहे थे। इन्हीं दिनों कमल लाला और उनकी बीवी बहुत परेशान रहने लगे। पूछने पर पता चला कि उन्हें काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है और पीछे उनकी बेटी को मोहल्लों के लफंगे तंग करते हैं। मैंने कमल लाला से कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ ले आए, लेकिन वो संजना आंटी के डर से उन्हें नहीं ला सकते थे। और फिर कमल लाला ने अनहोनी सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, वो मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में भी खुश रह लेगी और उनकी नजरों के सामने भी रहेगी। मैं अपना घर बनाकर ही शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मान गया और संजना आंटी से बात की तो उन्होंने बेपरवाही जाहिर की। उन्हें मुझसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे मैं जो भी करता। और फिर एक दिन सादगी से मेरा और कमल लाला की बेटी ऐश्वर्या का शादी हो गया। ऐश्वर्या अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही दिल हार चुका था और फिर वो मेरी बीवी बन गई थी तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। वो बेहद मासूम और भोली भाली सी थी। वो मेरी 10,000 तनख्वाह में भी खुश थी और अब घर में मेरे हिस्से के काम वो कर दिया करती थी और मैं थका हारा आता तो आराम करता था। ऐश्वर्या के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी एक सुकून और खुशहाल हो गई थी। मुझे ऐश्वर्या से मोहब्बत क्या हुई कि हर शख्स के लिए मेरे दिल में मौजूद नफरत खत्म होती चली गई। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपना घर लेकर ऐश्वर्या को लेकर चला जाऊं और अपनी खुशियों भरा आशियाना बसाऊं, लेकिन मुझे सच में खुशियां रास नहीं आती थी। मेरी जिंदगी में खुशियों की उम्र बहुत कम थी और क़यामतें बहुत ज्यादा थी, जो थोड़ा वक्त लेकर मेरी जिंदगी पर टूट पड़ती थी। और इस बार तो मेरी इज्जत और मेरी मर्दानगी बुरी तरह से कुचली गई थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी और ऐश्वर्या की शादी को 7 माह ही हुए थे। ऐश्वर्या उम्मीद से हो गई और मेरी जिंदगी में तो जैसे खुशियां आ गई। मैंने बच्चों में मिठाई बांटी और ऐश्वर्या का तो मैं बहुत ख्याल रखने लगा था। बिल्कुल हाथ का छाला बनाकर रख दिया था और इंतजार था कि कब 9 माह कट जाए और मेरी बाहों में मेरी औलाद हो। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर से सारी खुशी तब खत्म हुई जब एक दिन अटैची में से कुछ निकालते हुए मेरे हाथ में बरसों पुरानी वो मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयों के खाली पैकेट आ गए। जब पुलिस वालों ने मुझे मारा था और जब मैंने रिपोर्ट्स पर यूं ही सरसरी नजर डाली तो उनमें एक रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने आंख मल मल कर कई बार रिपोर्ट को देखा और भगवान से प्रार्थना की यह बस मेरी नजर का धोखा हो। और जाकर मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो सब कुछ सच साबित हुआ। मैं बाप नहीं बन सकता था और यह नुकसान पुलिस वालों के बेइंतहा मारने के वक्त हुआ था, जिससे मैं अनजान था। और काश अनजान ही रहता कि अगर मैं बाप बनने के लायक नहीं था तो कैसे मेरी बीवी ऐश्वर्या प्रेग्नेंट थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं ऐश्वर्या से बात करता तो मेरी कमजोरी पता चल जाती और मर्द के लिए यह बात बहुत
बड़ी शर्मिंदगी की होती है। मैं दिल पर पत्थर रख खामोश रहा। अगर मैं बांस था तो वो बच्चा था किसका? और ऐश्वर्या इतनी मासूम और भोली भाली लगती है, उसने कैसे मेरे साथ और हमारे रिश्ते के साथ बेईमानी की थी, जिसका नतीजा उसकी कोख में पल रहा था। मेरे अंदर तूफान उठा हुआ था और मैं खुद को शांत रख रहा था। कुछ माह यूं ही गुजरे और फिर बच्चा पैदा हो गया। वो बेटी थी जिसे देखकर ऐश्वर्या बहुत खुश हुई थी और मेरी तरफ बढ़ाया था उसे, लेकिन मैं वहां से गुस्से से निकल आया और फिर मैंने बच्चे का डीएनए करवाने का सोचा और फिर करवा भी दिया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट देखकर मुझे ऐश्वर्या के चेहरे से बेइंतहा नफरत हुई थी, क्योंकि वो बच्चा इस शख्स का था जिसको लेकर पिछले कुछ दिन से मुझे शक हो रहा था। मैंने दिमाग को ठंडा रखकर पिछले कुछ दिनों से मामले की जांच शुरू कर दी थी और तब मुझे पता चला कि ऐश्वर्या तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। और तब मेरा पहला शक घर के भेदी की तरफ गया और मेरा शक ठीक था, वो बच्चा सूरज भाई का था। ऐश्वर्या ने सूरज भाई के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। मैंने ऐश्वर्या का भयानक चेहरा देख लिया और अब उसके माँ बाप को भी दिखाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ऐश्वर्या से बात करना था। मैंने ऐश्वर्या को सच बता दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता। तब ऐश्वर्या ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई कि वो मेरी जगह काम करने एक दिन शाम के वक्त कोठी के अंदर गई तो संजना आंटी और शोभा दीदी घर पर नहीं थी, सिर्फ सूरज भाई थे। तो मौके का फायदा उठाते हुए ऐश्वर्या को अपने कमरे में लॉक कर दिया और फिर अपनी जरूरत पूरी की और साथ डरा भी दिया कि वह मुझे मार डालेगा अगर वो किसी को बताएगी। ऐश्वर्या बहुत रो रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं इन कमीनों माँ बच्चों के खिलाफ कुछ करना चाहता था, मगर कैसे? और तभी मुझे एक एनजीओ का पता चला जो औरतों को इंसाफ दिलवाती हैं और फिर मैंने इस एनजीओ से बात किया और उन्हें अपनी सारी हाल बता दी। एनजीओ की ओनर एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिसने हमारा साथ देने का वादा किया और फिर सूरज पर रेप केस कर दिया और मीडिया के जरिए बात इतनी फैलाई कि पुलिस को सूरज को गिरफ्तार करना पड़ा। संजना आंटी ने मुझे डराया धमकाया, लेकिन अगर मैं अब डर जाता तो सूरज को रोज रोज मेरी बीवी की इज्जत लौटने का मौका मिल जाता। और वैसे भी केस मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया था कि अब संजना आंटी हमें नुकसान पहुंचाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब केस मजबूत था और तभी साथ मैंने अपने माँ बाप के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसके गवाह कमल लाला खुद थे। उन्होंने संजना आंटी को मेरी मम्मी को छत से धक्का देते हुए देखा था, लेकिन फिर संजना आंटी के डराने पर कुछ न बोले। और दूसरा गवाह वो डॉक्टर था जिसके जरिए संजना आंटी मेरे पापा को स्लो पॉइजन देती थी। वो डॉक्टर डराने धमकाने पर गवाह बन गया और उसने संजना आंटी और उनके पति दोनों के खिलाफ गवाही दी, जिनके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। हमारा पासा एकदम से ही पलटकर काफी वजनी हो चुका था और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का था। वह पुलिस वाले जो संजना आंटी के पालतू कुत्ते थे। मीडिया से घबराकर उन्होंने कोर्ट के आर्डर पर संजना आंटी और उनके पति को गिरफ्तार कर दिया और फिर कुछ तारीखों में फैसला हो गया। संजना आंटी को मेरी मम्मी और पापा के कत्ल और अपने पति के साथ मिलकर जालसाजी करने के जुर्म में उम्र कैद और 50 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 10 साल की कैद और सुना दी गई थी। और सलमान ऐश्वर्या के साथ ज्यादती करने और उसे जान से मार डालने की धमकी देने के जुर्म में सजाए मौत दी गई। संजना आंटी की बेटी शोभा ने इतनी बेइज्जती से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जुल्म की राह चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसाफ का उजाला जरूर होता है और मेरी जिंदगी में भी वह उजाला आ गया था। मुझे मेरा वो सब कुछ वापस मिल गया था जो मुझसे कभी छीन लिया गया था। अपने आलीशान महल में ऐश्वर्या के साथ मैं शिफ्ट हो गया और ऐश्वर्या की बेटी को मैंने अपनी बेटी मान लिया था। उससे नफरत करके मैं कर ही क्या लेता, इसका तो कोई कसूर नहीं था और वैसे भी बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।